नित्य बढ़ते रहो आगे, कर बाधाओं को पार। संघर्ष ही जीवन है, जंग का मैदान है यह संसार। कर प्रयत्न हो जा पार, दिन लगेंगे 2 या 4। कभी होगा चुनौतियों से सामना और कभी मिलेगी तुम्हें जय जयकार। साहस ही मात्र सहारा है, मत मानना तुम कभी हार। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आपके अपने चैनल चमकते सितारे में मैं पूनम लाकड़ा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे महान समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार एक दलित समाज में पैदा होने के कारण उन्हें हर मोड़ पर इग्नोरेंस और इंसल्ट झेलनी पड़ रही थी। इन सब के बावजूद उन्होंने हर मुश्किलों को ओवरकम करते हुए अमेरिका तथा लंदन में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। चलिए अब नजर डाल लेते हैं उनके द्वारा किए गए समाज सुधारों और देश के निर्माण में किए गए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर। समाज में फैली असमानता, ऊंच नीच एवं छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को अंबेडकर जी बचपन से ही झेल रहे थे। इसी कारण उनके मन में असंतोष एवं क्रांति की भावनाएं पनप रही थी। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आए तो उन्होंने इन बुराइयों के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ दी। उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग दलितों को नफरत की नजरों से देखें। उन्हें पब्लिक प्लेस में एंट्री और पानी पीने के अधिकार से वंचित रखा जाए। इसीलिए जिन दिनों गांधी जी अपने सपोर्टर्स के साथ नमक सत्याग्रह में जुटे हुए थे, उन्हीं दिनों अंबेडकर जी जल सत्याग्रह में कूद पड़े। उनकी अगुवाई में 20 मार्च सन 1927 को हजारों की संख्या में दलितों एवं सवर्णों ने मिलकर एक बड़ा जुलूस निकाला। वे सबके सब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ नाम जगह पर जा पहुंचे, जहां अंबेडकर जी ने सबसे पहले अपने हाथों से चावदार तालाब का पानी पिया और बाकी लोगों ने भी उन्हें फॉलो किया। इस प्रकार का यह पहला और अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था, जिसने दलितों को पब्लिक वाटर सोर्स से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिला दिया। इसी के साथ अंबेडकर जी ऐसे पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के लिए आंदोलन चलाया। यह दिन भारत में हर वर्ष सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हिंदू धर्म में बताए गए वर्ण व्यवस्था से पूरी तरह अनसेटिस्फाइड थे, जिसके अंतर्गत समाज को कास्ट के आधार पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उनका कहना था कि यह डिवीजन समाज की प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है और इससे जातिवाद एवं भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। इसका विरोध जताते हुए उन्होंने अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ इसी साल 25 दिसंबर को हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ मनुस्मृति की बहुत सारी कॉपियां जला डाली थी। इसके बाद से दलित समाज में यह दिन मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर जी का कहना था कि मैं ऐसे धर्म का सपोर्टर हूँ जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश देता है।
मैंने बहुत पहले महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी ठाकुर का कुआं पढ़ी थी, जिसमें यह बताया गया था कि लोअर कास्ट के होने के कारण गांव वालों को सामूहिक कुएं से पानी लेने की मनाही थी और वे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। एक बार गांव का एक सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब उसकी पत्नी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद उसके लिए साफ पानी का इंतजाम नहीं कर पाई, तो उसने प्यास के मारे दम तोड़ दिया। अभी तक तो मैं यही समझती थी कि यह सिर्फ एक कहानी है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब मैंने अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर वीजा किताब, जो उनकी आत्मकथा पर आधारित है, की एक घटना को पढ़ा, तो मुझे यकीन हो गया कि सचमुच इस तरह की घटनाएं उस समय के समाज की सच्ची तस्वीर हमारे सामने पेश करती हैं। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि यह बुक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। जरा आप भी सुनिए कि वह कौन सी घटना थी जिसने अंबेडकर जी और उनके सपोर्टर्स के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। यह बात 1934 की है, जब अंबेडकर जी ने अपने कुछ दलित साथियों के साथ दौलताबाद किला, जो हैदराबाद के औरंगाबाद शहर में स्थित है, घूमने का प्लान बनाया। वे सभी किले के पास पहुंचे और सफर की थकान मिटाने के लिए गेट के बाहर रखे टैंक से पानी लेकर हाथ मुंह धोकर अंदर जाने लगे। वे कुछ ही दूर चले थे कि एक मुस्लिम बुजुर्ग उनका पीछा करते हुए वहां आया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम अछूत हो और तुमने हमारे टैंक का पानी अपवित्र कर दिया है। इससे पहले कि वे लोग माजरा समझ पाते, बहुत सारे मुस्लिम वहां इकट्ठे हो गए। वे सभी उन्हें भला बुरा कह रहे थे, कोस रहे थे। अंबेडकर जी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय रूल रेगुलेशन पता नहीं है, लेकिन वे लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। देखते ही देखते दंगे जैसी स्थिति बन गई। बहुत मुश्किल से उन्हें पीछे हटाया गया। इस घटना ने अंबेडकर जी को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया था। सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने खींचते हुए पूछा, हम किले का दर्शन कर सकते हैं या नहीं, अभी बता दो, बाद में कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। उन्होंने कहा, आप लोग किले के अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन वहां रखे पानी को नहीं छू सकते। इतना ही नहीं, इस बात को इंश्योर करने के लिए उन्होंने उनके साथ एक गार्ड को भी भेजा। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि उन दिनों हमारा समाज जात पात और ऊंच नीच के बंधनों में इस कदर जकड़ा हुआ था कि ईश्वर के घर में भी पिछड़ी जातियों को प्रवेश करने और पूजा अर्चना करने से रोका जाता था। अंबेडकर जी भला इस असमानता को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने इसके खिलाफ भी क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वह दिन था 2 मार्च 1930, जब उनकी अगुवाई में करीब 15,000 लोगों ने नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए अनेक रुकावटों को पार करके वे लोग कालाराम मंदिर में प्रवेश करने में सफल हो गए। सभी लोग पहली बार ईश्वर का दर्शन करने के लिए
बड़े उत्सुक थे, क्योंकि काफी संघर्षों के बाद उन्हें यह शुभ अवसर मिल पाया था। इस मंदिर का निर्माण 1788 में पेशवा के सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने करवाया था। इस मंदिर में राम जी की मूर्ति काले पत्थरों से बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम काला राम मंदिर पड़ गया। कहते हैं इस स्थान पर पहले साधु संत लोग रहते थे। उन्हीं की पर्णकुटियों पर मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। बताया जाता है कि इस आंदोलन के दौरान अंबेडकर और उनके फॉलोअर्स पर पत्थरबाजी की गई थी। कई लोग घायल भी हुए थे और एक युवक को तो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। इसके बावजूद उन्होंने यह आंदोलन वापस नहीं लिया। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले श्री धनंजय कीर लिखते हैं कि इस आंदोलन के कारण दलितों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे। उनके लिए कई रास्ते बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि उन्हें दुकानों से सामान मिलना भी बंद हो गया था। भक्ति काल के कवि संत रविदास ने कहा था, जात पात के फेर मन ही उलझी रहें सब लोग, मानुष जात को खात हैं रविदास जात कर रोग। यानी जाति पाति के चक्कर में संसार में लोग उलझे रहते हैं। यदि वे जातिवाद के इस चक्कर से बाहर नहीं निकले तो जाति का यह रोग सभी मनुष्यों को निगल जाएगा, मतलब समाज का विकास रुक जाएगा। आज के मॉडर्न जमाने में जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो रहे हैं, जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव की परंपराओं की जड़ें कमजोर पड़ रही हैं और समाज में बदलाव की लहर चल पड़ी है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया।
जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा। गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे। कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके देश लौट आए तो उन्होंने हाशिए पर रह रहे लोगों को शिक्षित करने और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बीड़ा अपने हाथ में ले लिया। इसके लिए उन्होंने कभी रात्रि स्कूल का सहारा लिया तो कभी हॉस्टल्स में रहने वाले गरीब छात्रों को अपनी सेवाएं दी। अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने कभी प्राइवेट ट्यूटर के रूप में तो कभी अकाउंटेंट के रूप में काम किया। लोगों को इन्वेस्टमेंट के विषय में सही जानकारी एवं सलाह प्रदान करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग बिजनेस की शुरुआत भी की थी, लेकिन इसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जब उनके क्लाइंट्स को यह पता चला कि वे दलित समुदाय से संबंध रखते हैं तो उन्होंने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस के दौरान भी वे समाज में अछूत समझे जाने वाले लोगों के लिए शिक्षा को प्रमोट कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने दलितों के उत्थान, कल्याण एवं उनके अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की नींव रखी, जिसका नाम बदलकर बाद में फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स कर दिया गया था। उनका मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी के आधार पर उन्होंने नियमित अंतराल पर अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, जिनके माध्यम से वे समाज के द्वारा ठुकराए गए लोगों को शिक्षित एवं उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कर रहे थे और समय समय पर उनकी समस्याओं को भी बेबाकी से उजागर कर रहे थे, जिससे
कमजोर तबके के लोगों को भी बराबरी का हक मिल सके और वे भी समाज में सर उठाकर जी सकें। आज तो हम स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले जब अंबेडकर जी बराबरी और सम्मान के लिए लड़ रहे थे, उन दिनों विचारों को एक्सप्रेस करने का एकमात्र मीडियम प्रिंट मीडिया ही था। पत्र पत्रिकाएं ही जन सामान्य को आपस में जोड़े रखती थी। अंबेडकर जी के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। मूक नायक 31 जनवरी 1920। इस पत्रिका को लोगों की ओर से खूब सराहा गया और यह लगभग 3 वर्षों तक प्रकाशित होती रही। बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1924। समता 1928। जनता 24 नवंबर 1930। यह दलितों के लिए सबसे अधिक लंबे समय तक छपने वाला अखबार था, जो लगभग 25 वर्षों तक लगातार छपता रहा। प्रबुद्ध भारत 1956 इत्यादि। 1935 में वे बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त किए गए और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। इसी दौरान वे बॉम्बे के ही राजगृह में सेटल हो गए, जहां उन्होंने अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें अलग अलग विषयों के करीब 50,000 से भी अधिक किताबें अवेलेबल थीं। ऐसा कहा जाता है कि यह लाइब्रेरी विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरियों में से एक थी। कहते हैं वे कभी किसी को किताबें उधार नहीं दिया करते थे। उनका कहना था, यदि किसी को किताबें पढ़नी हैं, तो उन्हें उनकी लाइब्रेरी में आना होगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उन्हें किताबों में बड़ी दिलचस्पी थी। उनका अधिकांश फ्री समय किताबों के बीच ही गुजरता था। यहाँ तक कि ड्यूटी आने जाने के दौरान भी वे कार में बैठकर किताबों में ही नजरें गड़ाए रखते थे। इतना ही नहीं, जब कोई उन्हें रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए इनवाइट करता तो उनसे साफ कह देते, बाहर आने जाने में काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहता हूँ। यदि किसी की इच्छा है मुझे पार्टी देने की, तो मेरे घर पर पकवान बनाकर ले आए। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के साथ भी जुड़े हुए थे। जब कॉलेज के फाउंडर श्री राय केदारनाथ की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने इसके गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन के रूप में काम किया। इसी बीच 1935 में लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी रमाबाई ने संसार को अलविदा कह दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में वित्तीय कामकाज की देखरेख के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाने की पेशकश की और इसके लिए 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने बैंकिंग से रिलेटेड अपने विचारों और सुझावों को कमीशन के सामने रखा, जिसका मेंशन उनकी बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में हुआ था। कमीशन के सभी सदस्य उनके विचारों से सहमत हो गए।
इस प्रकार आरबीआई जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन की नींव अंबेडकर की क्रिएटिविटी एवं विचारधाराओं पर रखी गई, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि वे कितने महान अर्थशास्त्री थे। इसीलिए तो भारत की ओर से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाले अमर्त्य सेन उन्हें अपना गुरु और अर्थशास्त्र का पिता मानते हैं। उनके एक फॉलोअर नामदेव निमगड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकर राइट में उनकी किताब भक्ति के विषय में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा बयां करते हैं। वे लिखते हैं, अंबेडकर जी रात के समय में किताबों में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहता था। एक बार मैं आधी रात को उनके स्टडी रूम में चला गया और उनके पैर छू लिए। वे किताबों में इतने मशगूल थे। उन्होंने कहा, टॉमी ऐसा मत करो। मैं यह सुनकर दंग रह गया, क्योंकि पढ़ाई में लीन होने के कारण उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। जब उन्होंने आंख उठाई और मुझे देखा तो वे झेप गए। उनके करीबी सहयोगी रह चुके शंकरानंद शास्त्री ने उनके किताबी मोह को कुछ इस तरह बयां किया है। वे अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं, 20 दिसंबर 1944 को मैं दोपहर 1 बजे अम्बेडकर जी से मिलने के लिए उनके घर पर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ पुरानी किताबों का अड्डा जामा मस्जिद चलने को कहा। मैं उन्हें बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा था कि दिन के खाने का समय हो रहा है, मगर उन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उनके जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। कुछ ही समय में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्होंने इस भीड़ में भी लगभग 2 दर्जन किताबें खरीद ली। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी अवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि
चलिए बात कर लेते हैं उनके कुछ और व्यक्तिगत हॉबीज के विषय में। इस बात से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि वे एक कुशल समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। पर क्या आप यह भी जानते हैं कि वे एक अच्छे चित्रकार और कुक भी थे? दुनिया भर में हमें अक्सर भगवान बुद्ध की बंद आंखों वाली पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन अंबेडकर जी ने अपनी चित्रकारी से उनकी खुली आंखों वाली पेंटिंग्स भी बनाई थी। उन्हें गार्डनिंग करने का भी बड़ा शौक था। उस जमाने में उनसे अच्छा और सुंदर बगीचा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। एक बार ब्रिटिश मेल अखबार ने भी उनके बगीचे की तारीफ की थी। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहब खुद खाना बनाया करते थे और लोगों को खाने पर इनवाइट भी करते थे। उन्हें मूली और सरसों का साग पकाना बहुत पसंद था। 3 सितंबर 1944 को उन्होंने साउथ इंडिया के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल सेबराज को अपने घर खाने पर इनवाइट किया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया। 7 पकवान बनाने में उन्हें लगभग 3 घंटे लग गए। सेबराज यह जानकर दंग रह गई कि एक बड़ी हस्ती ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है ना ताज्जुब की बात। वे सिर्फ किताबें पढ़ने के शौकीन नहीं थे, उन्हें लिखने में भी बड़ा मजा आता था। एक अच्छे लेखक की हैसियत से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इससे पहले कि हम उनकी किताबों की चर्चा करें, आइए जान लेते हैं राइटिंग से जुड़ी एक दिलचस्प इंसिडेंट के बारे में। एक बार अंबेडकर जी टेल ऑफ 2 स्टेट्स मूवी देखने के लिए गए। उनके मन में अचानक कोई विचार कौंध गया। वह उन विचारों को लिखने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि वे फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौट आए और झटपट उन विचारों को लिख डाला। एक बार उनसे पूछा गया, इतने बिजी शेड्यूल में आप अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? एंटरटेनमेंट का मतलब मेरे लिए सिर्फ अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। संगीत में वह गजब का जादू है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो अथवा फील्ड विशेष का महारथी। किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़ा हुआ जरूर रहता है। बाबा साहब ने भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वायलिन सीखना शुरू किया था। इस बात का खुलासा उनके सचिव रह चुके श्री नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में करते हैं। एक बार दिन के समय मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांका और एक अद्भुत नजारा देखा। अंबेडकर दुनिया की चिंताओं से दूर अपने में मगन होकर कुर्सी पर बैठकर वायलिन बजा रहे थे। जब मैंने घर में काम करने वालों को यह बात बताई तो सभी ने बारी बारी से इस दृश्य को देखा। अंबेडकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने दुनिया के लगभग सभी धर्मों की डिटेल स्टडी की थी और वे 9 भाषाओं के जानकार थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पर्शियन, जर्मन इत्यादि। उन्होंने अलग अलग विषयों पर अनेकों किताबें लिखी थी। चलिए जान लेते हैं
उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबों के बारे में। कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1916। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923। Annihilation of Caste, 1936. Federation versus Freedom, 1939. Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables, 1943. Rana Day, Gandhi and Jinnah, 1943. Pakistan और Partition of India, 1945. What Congress and Gandhi have done to the untouchables, 1945. The history of Indian currency and banking, 1947. Maharashtra as a linguistic province, 1948. The Buddha and his Dhamma, 1957. The Buddha or Karl Marx, who were the Shudras. Constitution of India, waiting for visa. Administration and finance of the East India Company, वगैरह वगैरह। उन्होंने 1936 में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी की नींव रखी और राजनीति में अपना कदम बढ़ा दिया। इसके बाद 1937 में बॉम्बे में होने वाले बॉम्बे केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 13 रिजर्व सीटों में से 11 और 4 जनरल सीटों में से 3 पर जीत हासिल की। बाबा साहब अंबेडकर के साथ आज का सफर यहीं तक। उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ और दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए जरूर देखिए वीडियो का तीसरा पार्ट।